हेलो एस्पिरेंट्स, आलोक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। और इसी उत्तर लेखन अभ्यास की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो आज का ये हमारा 17वां सत्र है और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से उपन्यास खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयंत, यशपाल, रेणु और भीष्म सानी, और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या, रेणु की मैला आंचल एवं मनु भंडारी के महाभोज के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो हमने उपन्यास और यथार्थवाद और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, इन पे क्वेश्चंस देख लिए हैं, और प्रेमचंद की गोदान पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारी जो बचा हुआ सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इन पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं जयेंद्र, यशपाल, रेणु और भीष्म सानी पे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। आज का ये हमारा 78वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियोज़ में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप पहले ये वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। महाभोज उपन्यास में हमारे वर्तमान समाज और राजनीति की नकारात्मक यथार्थ वर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है, लेकिन सकारात्मक पहलू हवाई आदर्श बन गया है। इस टिप्पणी के संदर्भ में अपना तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करें। तो आपको जैसे पता ही है कि महाभोज मनु भंडारी जी का उपन्यास है, और इसमें राजनीति से रिलेटेड बातें की गई हैं। बताया गया है कि किस तरह से राजनीति का लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे। इसके परिचय में लिखेंगे कि आकार में सीमित होने के बावजूद महाभोज समाज और राजनीति के यथार्थ वर्णन में झूठा सच और राग दरबारी जैसे उपन्यासों को टक्कर देता नजर आता है। मनु भंडारी ने इस उपन्यास में उस समय की लगभग सभी सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपताओं को विश्वसनीय तरीके से उभारा है। इसकी संरचना देखेंगे कि जातीय संघर्ष, बुद्धिजीवियों की संवेदनाहीनता, राजनीतिक अवसरवादिता, मीडिया का बिकाऊ होना, राजनीति में अपराधियों का बढ़ता वर्चस्व, लचर प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार वे सामाजिक और राजनीतिक सच हैं जिन्हें इस उपन्यास का कथ्य बनाया गया है। लेखिका ने न सिर्फ यथार्थ को प्रमाणिक चित्रण किया, बल्कि यथार्थ को बदलने की कोशिश भी की है। उन्होंने बीसू और बिंदा सक्सेना जैसे चरित्रों का सर्जन किया जो नकारात्मक ताकतों से लड़ते हुए बदलाव के लिए प्रयत्नशील है। बदलाव की दुर्निवार सम्मोहन भरी यह अग्निलीक बीसू और बिंदा से होते हुए सक्सेना तक पहुंचती है और सक्सेना का व्यक्तित्व आंतरण कर देती है। इसके निष्कर्ष में कुछ आलोचकों ने सक्सेना के व्यक्तित्व आंतरण को लेचन बाबू के नैतिक मूल्यों पर प्रतिबद्ध रहने को हवाई आदर्श की संज्ञा दी है। दरअसल सच तो यह है कि सक्सेना का व्यक्तित्व आंतरण क्षणिक घटना ना होकर एक लंबे द्वंद्व का परिणाम है, और सक्सेना और लोचन बाबू के चरित्र भले ही सुलभ यथार्थ ना हो, लेकिन दुर्लभ यथार्थ तो है ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये हमारा 79वां क्वेश्चन है। महाभोज में समकालीन दलगत राजनीति का जन विरोधी चरित्र विश्वसनीय तरीके से उभारा गया है। इस कथन का परीक्षण करें। तो देखते हैं इसके परिचय में हम क्या लिखेंगे कि राजनीति में व्यापक विकृति और विद्रूपता ही महाभोज की कथा वस्तु का केंद्रीय तत्व है। इस उपन्यास में लेखिका ने दलगत राजनीति को बेनकाब कर इसके वास्तविक चरित्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने लोकतंत्र के भीड़ तंत्र में बदलने की पूरी प्रक्रिया का प्रमाणिक अंकन तो किया ही है, साथ ही यह भी दिखाया है कि किस प्रकार जनता को सशक्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई राजनीतिक व्यवस्था जनता के शोषण का कारण बनती है। अगला, महाभोज में दलगत राजनीति के जन विरोधी चरित्र का पहला लक्षण संवेदनहीनता के रूप में दिखाई पड़ता है। बीसू की मौत को अवसर की तरह देखना और चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेना संवेदनहीनता के स्पष्ट प्रमाण है। सिद्धांत राजनीति में व्यक्तिगत हित के लिए कोई स्थान नहीं होता और राजनीति में सामाजिक हित सर्वोपरि होता है, किंतु महाभोज सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन पर आधारित उपन्यास है, और यह राजनीति अपने असली रूप स्वार्थ सिद्धि के उपकरण के रूप में दिखाई गई है। राव तथा चौधरी ऐसे राजनेताओं
के प्रतीक हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करने से मतलब है। इसके अलावा राजनीति का जाति पर आधारित होना अपराधियों को संरक्षण देना है, प्रशासनिक प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी प्रकार अंतर से दलगत राजनीति के जन विरोधी चरित्र को स्पष्ट करते हैं। निष्कर्ष में इस चर्चा के आधार पर निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में राजनीति के असली स्वरूप को पूरी बेबाकी के साथ उद्घटित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का यह 80वां प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के पीछे यशपाल की विशेष रचना दृष्टि रही है। दिव्या के आधार पर इस रचना दृष्टि की आलोचना कीजिए। तो इसका परिचय देखेंगे हम किस तरह से लिखेंगे कि हर रचनाकार किसी विशिष्ट उद्देश्य से ऐतिहासिक कथा वस्तु का चयन करता है। कुछ रचनाकार इतिहास को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ रोमानी नजरिए से, किंतु यशपाल का इतिहास को देखने और समझने का नजरिया थोड़ा अलग है। वह इतिहास को विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु मानते हैं और यही विश्लेषण परक दृष्टिकोण दिव्या के शुरू से अंत तक उपस्थित है। आगे, दिव्या में इतिहास तथ्यों के स्तर पर नहीं बल्कि परिवेश के रूप में उपस्थित है। यशपाल ने इस उपन्यास में ऐतिहासिक आवरण के भीतर नारी के दयनीय स्थिति और राज्य के शोषक स्वरूप जैसी आज की समस्याओं को उठाया है। यशपाल के शब्दों में यह अतीत के मंथन और मनन से भविष्य के संकेत खोजना है। यशपाल की ऐतिहासिक रचना दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उनका मानववादी दृष्टिकोण। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि मनुष्य भोक्ता नहीं करता, अर्थात मनुष्य अपनी नियति का गुलाम नहीं बल्कि अपने भाग्य का विधाता है। दिव्या के कई चरित्र इस कथन की पुष्टि करते हैं। निष्कर्ष, वस्तुतः यह यशपाल की ऐतिहासिक रचना दृष्टि का ही परिणाम है जिसने दिव्या को देश काल की सीमाओं से मुक्त कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये 81वां प्रश्न है, दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, विवेचन कीजिए। देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से लिखेंगे कि दिव्या के प्राकथन में यशपाल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। दिव्या के कथानक बोधकालीन परिवेश तो अवश्य हैं, किंतु लेखक ने इस वातावरण का चयन ऐतिहासिक तथ्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया। दरअसल दिव्या में ऐतिहासिक ढांचे कल्पना के रंग नहीं भरे गए हैं बल्कि काल्पनिक चरित्रों को ऐतिहासिक वातावरण के रंगों से भरा गया है। अगला देखते हैं इसमें कि ऐतिहासिक परिवेश का निर्माण करने के लिए यशपाल ने कुछ ऐतिहासिक चरित्रों और स्थलों को कथा वस्तु में स्थान दिया है। पुष्यमित्र, मिलिंद तथा पतंजलि बोधकालीन इतिहास समस्त प्रेरित हैं, जबकि सागल व मथुरा में बुद्ध योगी नगर हैं जिनका उल्लेख इस उपन्यास में किया गया है। सागल तथा मथुरा की कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध और दास प्रथा का प्रचलन भी इतिहास समस्त तथ्य है। अगला, उपयुक्त ऐतिहासिक आधारों के बावजूद दिव्या ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, ना कि ऐतिहासिक कथा, क्योंकि दिव्या के प्रमुख चरित्र दिव्या, मारिश आदि काल्पनिक हैं तथा प्राय सभी घटनाएं रचनाकार की सृजनशीलता की देन है। इसके अतिरिक्त जो चरित्र ऐतिहासिक हैं वे या तो गौण चरित्र हैं या प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसमें निष्कर्ष लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि दिव्या में इतिहास तथ्यों से ज़्यादा परिवेश के रूप में मौजूद है और बोधकालीन शब्दावली के प्रयोग से यह परिवेश और अधिक प्रभावशाली बन गया है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।